आज हम मौर्य साम्राज्य के कुछ राज जानने वाले हैं। ये वो सबक हैं जो किसी भी शासक के लिए बहुत जरूरी हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, एक बहुत बड़ी जमीन है जो छोटे छोटे आपस में लड़ते हुए राज्यों में बटी हुई है, और फिर कोई एक आता है जो इन सबको एक झंडे के नीचे लाने की हिम्मत करता है। देखिए, ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये कहानी की शुरुआत है, एक बहुत बड़ी कहानी। क्योंकि देखिए, ताकत हासिल करना एक बात है, पर उसे संभाल कर रखना असली खेल तो वही है। और मौर्यों ने खैर उन्होंने दोनों में महारत हासिल की थी। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने ये सब किया कैसे। जानते हैं, हर महान साम्राज्य की कहानी एक मजबूत जोड़ी से शुरू होती है। मौर्य साम्राज्य के मामले में ये दिमाग और बाहुबल का एकदम सही संगम था। एक तरफ थे चंद्रगुप्त मौर्य, एक निडर योद्धा, और दूसरी तरफ उनके गुरु चाणक्य, एक जीनियस रणनीतिकार। चाणक्य की योजना, अरे वो रणनीति का एक शाहकार थी। उन्होंने सिर्फ चंद्रगुप्त में एक सही लीडर को ही नहीं पहचाना, नहीं, उन्होंने दुश्मन की ही कमजोरी का फायदा उठाया। नंद वंश के जो सैनिक नाराज थे, उन्हें अपनी तरफ कर लिया, और नतीजा सीधा राजधानी पर हमला, नंद साम्राज्य के दिल पर। ये एक शानदार और सच कहूं तो बहुत ही निर्मम चाल थी। और इसका नतीजा क्या निकला? जीत, एक के बाद एक जीत। पहले तो शक्तिशाली नंदवंश का पतन हो गया, और फिर कुछ ही साल बाद सिकंदर महान के एक सेनापति को भी हरा दिया गया। साम्राज्य की नींव रखी जा चुकी थी, और वो भी जोरदार तरीके से। ठीक है, तो नींव तो रख दी गई, लेकिन एक नींव तो बस शुरुआत होती है ना? साम्राज्य को बड़ा होना होता है, फैलना होता है, और इस विस्तार की एक कीमत होती है जो अक्सर खून और फौलाद से चुकाई जाती है। जरा आज के नक्शे पर इसकी कल्पना कीजिए। पश्चिम में अफगानिस्तान के पहाड़ों से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक इतना विशाल था मौर्य साम्राज्य। इतिहास में पहली बार लगभग पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप एक शासक के अधीन था। ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। तो सवाल ये है कि इतने बड़े इलाके पर आप नियंत्रण रखते कैसे हैं? एक ऐसी सैन्य ताकत से जिसकी कोई कल्पना भी ना कर सके। 9,000 जंगी हाथी, ये उस जमाने के टैंक थे। 30,000 घुड़सवार, 6 लाख पैदल सैनिक। ये सिर्फ एक सेना नहीं थी, ये हर किसी के लिए एक साफ संदेश था। विद्रोह के बारे में सोचना भी मत। अब आते हैं शायद सबसे जरूरी सबक पर। ये सबक हमें मिलता है चंद्रगुप्त के पोते अशोक से। और ये सबक इस बारे में है कि असली शक्ति दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद पर काबू पाने में है। अशोक का शासन, जानते हैं, ये दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों की कहानी है। पहले वो चंड अशोक था, यानी क्रूर अशोक, एक बेरहम विजेता। लेकिन फिर सिर्फ एक विनाशकारी युद्ध ने सब कुछ बदल कर रख दिया। कलिंग का युद्ध, 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। उस युद्ध के मैदान पर जो नरसंहार हुआ, उसने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। हाँ, वो युद्ध तो जीत गया, लेकिन इस जीत की कीमत थी उसकी अपनी आत्मा। और कहते हैं कि उसी पल विजेता अशोक टूट गया और एक नए इंसान का जन्म हुआ। उसने हमेशा के लिए हिंसा को छोड़ दिया और एक बिल्कुल नई नीति अपनाई, धम्म की नीति। तो ये धम्म आखिर था क्या? ये कोई नया धर्म नहीं था। आप इसे साम्राज्य के लिए एक कह सकते हैं एक नैतिक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। अहिंसा, सहनशीलता, सम्मान, ये एक साम्राज्य को तलवार से नहीं बल्कि मूल्यों से एक साथ जोड़ने की कोशिश थी, जिसे हम आज सॉफ्ट पावर कहते हैं ना, कुछ वैसा ही। ठीक है, ऊंचे ऊंचे आदर्श अपनी जगह हैं, लेकिन ये विशाल साम्राज्य, ये रोजमर्रा के स्तर पर काम कैसे करता था? क्योंकि जिंदा रहने के लिए एक साम्राज्य को सिर्फ नैतिकता से कहीं ज्यादा एक अच्छी तरह से चलती हुई मशीन की जरूरत होती है। मौर्य प्रशासन एक बिल्कुल सधे हुए कॉरपोरेशन की तरह था। सच में, सबसे ऊपर सीईओ यानी राजा, उसके नीचे रीजनल मैनेजर मतलब राजकुमार, और फिर ये नीचे गांवों में टीम लीडर तक जाता था। एक बिल्कुल साफ कमांड चेन थी जो साम्राज्य के हर कोने तक पहुंचती थी। और इस विशाल मशीन को चलाने वाला ईंधन क्या था? जाहिर है, पैसा। राज्य की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा, पूरे 65% जमीन पर लगने वाले टैक्स से आता था, और इसी पैसे से उस विशाल सेना और प्रशासन का पूरा खर्च चलता था। और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनके पास एक बहुत ही चालाक जासूसी नेटवर्क था, गुह्य पुरुष। वो साम्राज्य की आंखें और कान थे।
सोचिए, एक प्राचीन खुफिया एजेंसी जो किसी भी खतरे की सूचना राजा तक पहुंचाती थी, क्योंकि तब भी ये सच था, सूचना ही शक्ति है। हर उदय का एक अस्त होता है, और ये हमारा आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सबक है। महान से महान साम्राज्य भी गिर सकते हैं, और अक्सर उनकी गिरावट अंदर से ही शुरू होती है। अशोक की मृत्यु के बाद एक धीमी लेकिन निश्चित गिरावट शुरू हुई। उसके उत्तराधिकारी वो कमजोर थे, अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया और प्रांतों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। अंत में वही हुआ जो होना था, आखिरी मौर्य राजा को उसी के सेनापति ने मार डाला। तो अब देखिए, पतन का कोई एक कारण नहीं था। ये कमजोर नेतृत्व, आर्थिक समस्याओं और ढीले होते नियंत्रण का एक खतरनाक मिश्रण था। जिन स्तंभों पर साम्राज्य खड़ा था, वो एक एक करके ढह रहे थे। तो क्या मौर्य साम्राज्य बस एक भूली बिसरी कहानी है? क्या सब खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ताकत भले ही खत्म हो जाए, लेकिन कुछ विचार वो हमेशा के लिए रह जाते हैं। मौर्यों ने भारत को पहली बार राजनीतिक एकता दी। अशोक के धम्म ने बौद्ध धर्म को उपमहाद्वीप की सीमाओं से बहुत दूर तक पहुंचाया। ये सिर्फ एक शासन नहीं था, ये एक सांस्कृतिक निर्यात था जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। और यहाँ हम सबसे आश्चर्यजनक जुड़ाव देखते हैं, अशोक का सिंह स्तंभ आज आधुनिक भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। सोचिए जरा, एक प्राचीन साम्राज्य का प्रतीक एक नए राष्ट्र की पहचान का प्रतीक बन गया। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये शक्ति हासिल करने की बेरहम रणनीति है, या शासन करने की नैतिक दृष्टि, या फिर ये कड़वी सच्चाई कि सब कुछ कितनी जल्दी खोया जा सकता है? इस प्राचीन साम्राज्य का कौन सा सबक है जो आज के नेताओं के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है?